नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के रचनाकारों उनकी रचनाओं को ट्रिक के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जो है उपन्यास के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। यदि आपने जो है भाग 1 और भाग 2 उपन्यास को नहीं देखा है तो कृपया करके उसको देखें। फिर जो है आगे का जो ये रिकॉर्डिंग है आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो उपन्यास का जो तीसरा भाग है उनमें जो पहले रचनाकार है वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है इन्हें जो है हिंदी में आंचलिक उपन्यास का आरंभकर्ता माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में अगर आंचलिक उपन्यास का जो है आरंभकर्ता किसी को अगर माना जाता है तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी को। और इनकी जो रचना है वो है मेला आंचल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसमें मेला आंचल में जो है पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव है, उसको कथा का केंद्र बनाया गया है। और आंचलिक जो है आंचलिक कहा किसे जाता है? आंचलिक का मतलब होता है इसमें जो है नायक जो है ना कोई पात्र ना होकर के अंचल ही नायक होता है। इसका उद्देश्य जो है आंचल का बहुआयामी और जीवंत चित्रण प्रस्तुत करना होता है। इसमें जो अंचल की जो लोक भाषा है वो अत्यधिक प्रयोग की जाती है। तो जैसे कि गांव का जो परिवेश है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो लोक भाषा है, उसका जो है वर्णन इसमें किया जाता है। इसमें जो कथानक होता है वो अंचली कथानक होता है और नायक जो है वो भी जो है वहाँ का परिवेश जो है वो वही नायक हो जाता है इसमें। तो सीधी सीधी सी बात इसमें यही कि अंचल में जो है आंचलिक का मतलब हो गया कि जो किसी ग्रामीण क्षेत्र के जो अंचल विशेष से संबंधित, जिसे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी गई है। तो चलिए देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो रचना है, यहाँ पे दे रखी है। फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल लिए कितने चौराहे पर पलटू बाबू रोड के जुलूस में प्रतीक परी कथा सुनाने के लिए दीर्घ तपा है। फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल लिए कितने चौराहे पर पलटू बाबू रोड के जुलूस में प्रतीक परी कथा सुनाने के लिए दीर्घ तपा है। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है वो मेला आंचल लिए कितने चौराहे पर जो पलटू बाबू रोड के जुलूस में प्रतीक परी कथा सुनाने के लिए जो वो दीर्घ तपा है उन्होंने। तो मेलांचल जो है यहाँ पे मेलांचल का जो समय है, ये प्रकाशन का जो समय है 1954 है। कितने चौराहे पलटू बाबू रोड जुलूस प्रति परिकथा दीर्घ तपा। तो हिंदी साहित्य में जो है एक तो कई विद्वान जो है शिव पूजन शाही की जो रचना है वो है देहाती दुनिया, उसको भी कई विद्वान प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं। लेकिन अधिकतर जो है मान्य वो हिंदी साहित्य में वो मेलांचल को आंचलिक उपन्यास की पहली उपाधि प्राप्त, ना कि जो है आपकी शिवपूजन साई की जो है देहाती दुनिया। तो क्वेश्चन में यदि पूछ ले कि जो है आंचलिक उपन्यास का जो पहली रचना है वो कौन सी है, तो मेलांचल लगाएंगे, ना कि देहाती दुनिया। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बाकी आगे है आपका, आगे रचनाकार जो है आपके रामदरस मिश्र जी हैं। तो इनकी रचना है रामदरस अपने लोगों के साथ आकाश की छत वाले दूसरा घर को पानी के प्राचीर में 20 बरस बिताते हैं। तो ये कह रहा है कि रामदरस अपने लोगों के साथ आकाश की छत वाले दूसरा घर को पानी के प्राचीर में 20 बरस बिताते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने लोग आकाश की छत दूसरा घर पानी के प्राचीर 20 बरस। आगे है राही मासूम रजा जी। ये भी काफ़ी फेमस रचनाकार जो है हिंदी साहित्य में होंगे। और इनकी जो रचना है यहाँ पे देख सकते हैं। राही मासूम रजा के आधा गांव में लोग दिल एक सादा कागज लिए ओस की बूंद पर असंतोष के दिन याद करते हैं। राही मासूम रजा के आधा गांव में लोग दिल एक सादा कागज लिए ओस की बूंद पर असंतोष के दिन याद करते हैं। इसमें से जो आधा गांव है इसका प्रकाशन वर्ष 1966 में है। और इसमें जो है गाजीपुर जिले के गांगोली नामक गांव है। तो गांगोली नामक गांव है, उसी में जो शिया मुसलमान है उसी के जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे गांगुली नामक गांव है और इसी के अंतर्गत हो जाएगा आपके मुसलमानों का जीवन, शिया मुसलमानों का जीवन का चित्रण इसमें किया गया है।
तो क्वेश्चन पूछ लेता आधा गाँव में जो है कौन से गाँव का चित्रण किया गया, तो गांगुली नामक गाँव है। और जो कथानक है इसमें शिया मुसलमानों के जीवन पर आधारित है, ये चीज़ याद रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं धर्मवीर भारती जी जो है, तो इनकी जो रचना है, धर्मवीर गुनाहों का देवता को सूरज का 7वां घोड़े पर बैठाते हैं। धर्मवीर गुनाहों का देवता को सूरज का 7वां घोड़ा पर बैठाते हैं। तो गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा। आगे है राजेंद्र यादव जी, तो इनकी जो रचना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। राजेंद्र यादव उखड़े लोगों के 1 इंच मुस्कान के लिए सारा आकाश मंत्रवित करते हैं। राजेंद्र यादव उखड़े हुए लोगों के 1 इंच मुस्कान के लिए सारा आकाश मंत्रवित करते हैं। तो उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, सारा आकाश मंत्रवित। इसमें से जो 1 इंच मुस्कान जो है, ये संयुक्त रचना है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी की। तो कभी पूछ सकता है कि जो है 1 इंच मुस्कान किसकी रचना है। तो अगर ऑप्शन में दिया हो राजेंद्र यादव तो यादव यादव पर टिक लगाएंगे। यदि दिया हो मन्नू भंडारी तो मन्नू भंडारी पर टिक लगाएंगे। अगर दोनों पे दिया हो तो ऑप्शन में दे रखा होगा कि ऊपर 1 2, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 1 इंच मुस्कान जो है संयुक्त रचना है किस किस की, एक तो राजेंद्र यादव की और एक मन्नू भंडारी की, इसी को याद रखिएगा। आगे है कमलेश्वर जी, तो कमलेश्वर जी की जो रचना है यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिक में जो है, कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान में एक सड़क 57 गलियों से लौटे हुए मुसाफिरों का अंकन करते हैं। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान में एक सड़क 57 गलियों से लौटे हुए मुसाफिरों का अंकन करते हैं। यहाँ पे कितने पाकिस्तान, जिसका प्रकाशन 2000 में हुआ, एक सड़क 57 गलियाँ और लौटे हुए मुसाफिर। तो इसमें जो कितना पाकिस्तान, इसमें विभाजन की विभीषिका जो है इसका वर्णन इसमें मिलता है कितने पाकिस्तान में। आगे है मोहन राकेश जी, तो मोहन राकेश अंधेरे में अंतराल के बाद नहाने वाले का इंतजार करते हैं। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे में अंतराल के बाद नहाने वाले कण का इंतजार करते हैं। तो अंधेरे बंद कमरे से अंधेरे बंद कमरे हो जाएगा, अंतराल नहाने वाला कल। तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसको जो है। आगे देखते हैं अपना अगले जो रचनाकार है वो है निर्मल वर्मा जी। यहाँ पे निर्मल वर्मा जी होंगे। तो निर्मल वर्मा वे दिन लालटेन की छत पर रात की रिपोर्टर का अंतिम अरण्य तैयार करते हैं। निर्मल वर्मा वे दिन लालटेन की छत पर रात की रिपोर्टर का अंतिम अरण्य तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जगह वे दिन लालटेन की छत, रात की रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। अगला है गिरिराज किशोर जी, तो गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया चिड़ियाघर और ढाई घर गया। गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया चिड़ियाघर ढाई घर गया। तो इसमें जो पहला गिरमिटिया है वो आपका महात्मा गांधी के जब दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष का जो इसमें वर्णन मिलता है। जो पहला गिरमिटिया है, गिरमिटिया जो है ये शब्द जानते होंगे, सामान्य ज्ञान में आपने देखा होगा कि जब अफ्रीका में बागान मजदूरों की ज़रूरत पड़ी तो भारतीय लोगों को जो ना मतलब गुलाम बना करके जो है या कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वहाँ पे बागानों में काम करवाने के लिए ले जाया गया, तो उसको गिरमिटिया जो है नाम दिया गया। तो उसी पे यहाँ पे जो है इसमें महात्मा गांधी के जो दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष का इसमें जो है वर्णन मिलता है पहला गिरमिटिया में। अगला है राजकमल चौधरी जी का जो है मरी हुई मछली। तो इसको देख लीजिएगा, पेपर में पूछा गया है तो इसलिए दे दिया है मैंने। और आगे है आपके यहाँ पे है मुक्तिबोध जी का भी पात्र, महेंद्र भल्ला का एक पत्ती के नोट्स। तो ये जो है महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स जो है, तो इसको याद रखिएगा, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। और एक और रचना है एक पत्नी, यहाँ पे पति की जगह पत्नी होगा, एक पत्नी के नोट्स, वो ममता कालिया जी का है। तो याद रखिएगा ये महेंद्र भल्ला जो कि पुरुष है तो यहाँ पे पति आएगा, पति हैगा, तो इससे पहचान लीजिएगा एक महेंद्र
एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की है। और एक पत्नी के नोट्स जो है, एक पत्नी के नोट्स जो है वो मुमता कालिया का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका देख लीजिएगा। और आगे है सुरेंद्र वर्मा जी का मुझे चांद चाहिए। तो इसमें जो है मुझे चांद चाहिए में आपका जो रंगमंच है और सिनेमा संसार का जीवन का चित्रण जो है इसमें मिलता है। रंगमंच और सिनेमा संसार का अगर चित्रण किसी में है तो वो मुझे चांद चाहिए में हैगा इसमें, जो कि सुरेंद्र वर्मा जी की है। अगला है मिथिलेश्वर जी की पानी बीच मीन प्यासी। तो मिथिलेश्वर की रचना हुई पानी बीच मीन प्यासी, ये भी पूछा गया कई बार। और ये दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम जो है, ये डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसमें मैंने आपको यहाँ पे नोट करवा दिया। दूधनाथ सिंह का जो है आखिरी कलाम, जो कि उपन्यास है। और एक जो है आपके आखिरी कलाम और हैगा। तो दूधनाथ सिंह आखिरी कलाम ये तो आपका उपन्यास हो गया। और एक आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का भी है, जो कि काव्य है। उसमें बाबर बाबर और कयामत का वर्णन किया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उपन्यास की अगर बात करी जाए तो दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम हो जाएगा। और काव्य में अगर बात करी जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी का आखिरी कलाम, जिसमें बाबर का वर्णन और कयामत का वर्णन किया गया है। आगे है यहाँ पे कुछ महिला उपन्यासकार है, जो यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं कि उषा प्रेमदा 55 खंबे लाल दीवारों के अंतर्वर्षी से भया कबीरा उदास और बोला रुकोगी नहीं राधिका। उषा प्रेमदा 55 खंबे लाल दीवारों के अंतर्वर्षी से भया कबीरा उदास और बोला रुकोगी नहीं राधिका। यहाँ पे देख सकते हैं 55 खंबे लाल दीवारें अंतर्वर्षी भया कबीरा उदास रुकोगी नहीं राधिका। आगे कृष्णा सोबती, इनकी जो रचना है कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा में दिलो दानिश लिए गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक समय सरगम किया। एक बार फिर देखते कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा में दिलो दानिश लिए गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक समय सरगम किया। सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा दिलो दानिश गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान समय सरगम। अगला है मृदुला गर्ग जी, इनकी रचना है मृदुला गर्ग में और मैं चितकोबरा को कठगुलाम बनाकर उसके हिस्से की धूप दूंगी। यहाँ पे दूंगी कर देना। मृदुला गर्ग में और मैं चितकोबरा को कठगुलाम बनाकर उसके हिस्से की धूप दूंगी। तो मैं और मैं हो जाएगा चितकोबरा कठगुलाब उसके हिस्से की धूप। तो यहाँ पे चितकोबरा और कठगुलाब परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और अगला है आपका ममता कालिया जी। तो यहाँ पे उनकी रचना देख सकते हैं आप। ममता कालिया बेघर लड़कियों के एक पत्नी के नोट्स में दुखम सुखम लिखते हैं। ममता कालिया बेघर लड़कियों के एक पत्नी के नोट्स में दुखम सुखम लिखते हैं। तो बेघर लड़कियां एक पत्नी के नोट्स दुखम सुखम। तो जो यहाँ पे ये है एक पत्नी के नोट्स, जो आपने पीछा देखा था एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स जो थे वो महेंद्र भल्ला जी का था, और यहाँ पे एक पत्नी के नोट्स जो है ये ममता कालिया जी का। तो यहाँ पे पत्नी से देखिएगा, ये पत्नी अगर लिखी होगी तो ममता कालिया जो कि एक स्त्री है, अगर पति होगा तो महेंद्र भल्ला जी जो कि एक पुरुष है। तो एक पत्नी का नोट्स ममता कालिया जी का हो जाएगा, और एक पति के नोट्स जो है वो महेंद्र भल्ला जी का होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे है प्रभा खेतान जी। तो प्रभा खेतान तालाबंदी में पीली आंधी में अपने अपने चेहरे देखते हुए आओ पेपर घर चले। प्रभा खेतान तालाबंदी के कर दीजिएगा यहाँ पे। प्रभा खेतान तालाबंदी के पीली आंधी में अपने अपने चेहरे देखते हुए आओ पेपे घर चले। एक बार फिर देखते प्रभा खेतान तालाबंदी के पीली आंधी में
अपने अपने चेहरे देखते हुए आओ पेपे घर चले। तो तालाबंदी हो जाएगा, पीली आंधी से पीली आंधी हो जाएगी, अपने अपने चेहरे आओ पेपे घर चले। और यहाँ पे हैगा आपका मन्नू भंडारी जी। तो मन्नू भंडारी जी की रचना देख सकते हैं। स्वामी ने मन्नू भंडारी से कहा आपका बंडी महाभोज कराएगा। तो स्वामी ने, तो यहाँ पे दे रखा है स्वामी ने आपका मन्नू भंडारी से कहा आपका बंटी महाभोज कराएगा। तो एक स्वामी थे, उन्होंने मन्नू भंडारी से कहा आपका बंटी जो है महाभोज कराएगा। तो इसी तरीके से याद कर सकते हैं, स्वामी ने मन्नू भंडारी से कहा आपका बंटी महाभोज कराएगा। तो इसमें जो है ये आपका बंटी उपन्यास जो है ये आपका बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। जो आपका बंटी उपन्यास है ये बाल मनोविज्ञान का जो है उत्कृष्ट उपन्यास है। इसमें जो तलाकशुदा दंपत्ति और उनकी संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। तो आपका बंटी में जो बच्चा है उसका नाम बंटी ना है, जो माँ बाप के रिश्ते और उनके संबंध विच्छेद का प्रभाव जो है इसके बच्चे के मनोविज्ञान में पड़ता है। और जो महाभोज रचना है ये इसमें समकालीन राजनीति में मूल्यहीनता और धन एवं बाहुल्य की प्रवृत्ति और दोहरे चरित्र का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अंत में आपका जो चित्रा मुलकल की रचना जो है एक जमीन अपनी और आवा। इसमें जो आवा है ये कई बार पूछा गया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इनकी रचना जो है एक जमीन अपनी और आवा। तो दोस्तों हमने देखा कि उपन्यास का जो सीरीज चल रहा था, जो 3 पार्टों में डिवाइड था, उसमें हमने देखा जितने भी रचनाकार थे उनकी रचनाओं को ट्रिक के आधार पर किस तरीके से पिरोया और कितनी आसान तरीके से, सहज तरीके से कि जो है हम उसको अध्ययन करें और उसको अपनी इस स्मृति में जो है बसाएं, ताकि रचनाकार के नाम को देखते के साथ ही उसकी जो रचनाएं हैं पंक्तियों में हमारे दिमाग में रिपीट होनी चाहिए। और पेपर में जो है झटपट जो है आपके जो है ये रचनाएं दिमाग में दौड़नी चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही, और हमारा जो उपन्यास का सीरीज था वो ख़त्म हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हिंदी का जो डर है और उपन्यास का जो डर है हिंदी के प्रति, वो डर लोगों को ख़त्म हो। तो धन्यवाद, शुक्रिया।